नाम तो सुना होगा। अब बात करते हैं चौथे पॉइंट की, और वो है दोस्तों थर्मोस्टेट या फिर कॉइल के अंदर एक टेम्परेचर सेंसर लगा होता है इंडोर के अंदर, वो अगर फॉल्टी हो जाए, ख़राब हो जाए, तो भी इस तरह की प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। थर्मोस्टेट का काम बेसिकली ये होता है, जब हम डिज़ायर टेम्परेचर कोई सेट करते हैं, सपोज़ हमने अपने रिमोट से 25 डिग्री सेट कर दिया, अब उस थर्मोस्टेट का ही वो काम होता है कि जब 25 डिग्री हो जाएगा तो वो सेंस करके सिग्नल देगा आउटडोर को, और वो जो कंप्रेशर है उसको स्टॉप कर देगा, यानी कि वो कूलिंग देना बंद कर देगा। तो ये एक सिंपल सा काम होता है थर्मोस्टेट का या फिर टेम्परेचर सेंसर का। लेकिन अगर वो फॉल्टी हो जाए, ठीक है, अगर वो फॉल्टी हो गया तो वो अब क्या करेगा कि अब वो सेंस नहीं कर पाएगा ठीक से कि कितने टेम्परेचर पर मुझे सिग्नल देना है और कितने पे नहीं देना है। और कई बार क्या होता है कि उसके अंदर पीसीबी में एक रिले लगा होता है, रिले की मदद से ही कंप्रेशर को ऑन ऑफ किया जाता है, तो वो भी स्टक हो जाती है। अब वो कई बार इस कंडीशन में स्टक हो सकती है कि एसी का कंप्रेसर बंद ही नहीं होगा। ऐसे भी मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि एसी का कंप्रेसर बंद ही नहीं हो रहा, चले जा रहा है और ओवर कूल कर रहा है हमारा एसी। तो वो रिले का प्रॉब्लम होता है, और या फिर टेम्परेचर सेंसर का भी प्रॉब्लम होता है। अगर वो ख़राब हो गया तो वो सेंस ही नहीं कर पाएगा टेम्परेचर को, तो वो सिग्नल ही नहीं दे पाएगा कि कंप्रेसर को भाई बंद कर दो। तो वो उल्टा भी हो जाता है कई बार कि अब वो अगर सेंस ही नहीं कर पा रहा और वो उल्टा सीधा सिग्नल दे रहा है। सपोज़ हमने 25 डिग्री सेट किया है, अब वो 26 या 27 पे ही सिग्नल दे दे कि हाँ भाई टेम्परेचर हो गया, तो वो कंप्रेसर को पहले ही बंद कर देगा। तो ऐसी कंडीशन में भी आपको कूलिंग में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, ये सारी की सारी चेक करना बहुत ज़रूरी है। जो चीज़ ख़राब हो उसका इलाज करना बहुत ज़रूरी है, ना कि सबसे पहले गैस चार्जिंग का एक मतलब फतवा जारी कर दिया जाता है टेक्नीशियंस के, मेजरली टेक्नीशियंस के द्वारा कि हाँ भाई गैस चार्ज होगी इस एसी के अंदर, लेकिन ऐसा हर बार नहीं होता है। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों कि अगर कंप्रेसर फॉल्टी है, ठीक है, बेसिकली जो कूलिंग हो रही है या ये सारा सिस्टम चल रहा है, ये चल तो कंप्रेसर से रहा है। कंप्रेसर इज़ द हार्ट ऑफ एयर कंडीशनर। अगर कंप्रेसर की वर्किंग में कोई प्रॉब्लम आ गई तो उसका मतलब ये है कि आपके सिस्टम में फेलियर होगा ही होगा। अब कई बार क्या होता है कि जब गैस चार्जिंग वगैरह होती है, तो जब गैस डालते हैं एसी के अंदर, या फिर कई बार क्या होता है कि कंप्रेसर चेंज करते हैं कोई लोग, तो कंप्रेसर के अंदर एक ऑयल होता है जो कंप्रेसर के इनर जो पार्ट्स होते हैं, इंटरनल पार्ट्स की लुब्रिकेशन का काम करता है। अगर वो ऑयल की क्वांटिटी किसी वजह से कम है तो लुब्रिकेशन में प्रॉब्लम आती है, और लेस लुब्रिकेशन के कारण जो फ्रिक्शन है वो बढ़ जाता है, उसकी फिर हीट बढ़ जाती है, जिसके कारण फिर वो कंप्रेसर बार बार ट्रिप होने लगता है ओवर हीट के कारण। ये जो कारण है ये बहुत ही कम देखने को मिलता है, लेकिन ये भी एक कारण होता है। अगर आपके एसी का कभी कंप्रेसर वगैरह चेंज हुआ है और उसके बाद आपको ऐसी चीज़ें फील हो रही हैं, तो ये एक कारण हो सकता है इस प्रॉब्लम का। उसके बाद बात करते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की, और वो है इम्प्रॉपर और नो वैक्यूमिंग इन गैस चार्जिंग। इसका मतलब होता है कि जब कभी भी गैस चार्जिंग का काम हुआ है, गैस रिफिलिंग का काम हुआ है एसी के अंदर, उस टाइम पे जो वैक्यूम नहीं किया गया मशीन को, या फिर इम्प्रॉपर वैक्यूम हुई कि ढंग से नहीं किया गया वैक्यूम को, तो वैक्यूम ना करना एक बहुत बड़ी गलती है। इसके कारण हमेशा प्रॉब्लम आती ही आती है कूलिंग में, क्योंकि हम जब गैस चार्जिंग करवाते हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि पाइप कहीं से वेल्डिंग होगा या कटेगा, तो वहाँ पर क्या होता है कि एयर जो होती है हमारे इन्वायरमेंट में वो घुस जाती है पाइपों के अंदर, ठीक है। तो जब वो एयर घुस गई, एयर में जितनी भी और भी गैसेस हैं वो सब भी मतलब एयर के साथ उसमें चली गई, उनको निकालना सिस्टम से बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ वो रेफ्रिजरेंट से मिलकर
दिक्कत करती हैं। जो मॉइस्चर होता है वो आइस फॉर्म ले सकता है, वो फिर कैपिलरी को चॉक कर सकता है, तो मतलब कूलिंग में प्रॉब्लम आती है। तो वैक्यूम, प्रॉपर वैक्यूम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है गैस चार्जिंग के टाइम। अगर आपके एसी में गैस चार्जिंग हो रही है, बेशक विंडो या फिर स्प्लिट एसी, आपको उसको वैक्यूम करवाने के बाद ही गैस चार्जिंग उसमें या नई जो गैस डलेगी वो तभी डलवानी चाहिए। अदरवाइज़ फिर आपको प्रॉब्लम आएगी और दोबारा से फिर वो टॉप अप और ये वो दोबारा से आपको मतलब सारी चीज़ें झेलनी पड़ेंगी। तो उससे बेटर है कि आप एक ही बार में ढंग का काम करवा लो। अब बात करते हैं 7th पॉइंट की, और ये है मेरा लास्ट पॉइंट दोस्तों, लो वोल्टेज। अगर आपके यहाँ पर लो वोल्टेज आ रही है या फिर एसी को लो वोल्टेज मिल रही है किसी भी वजह से, तो ये प्रॉब्लम ज़रूर आती है। अब लो वोल्टेज हो सकता है कि आपके वहाँ पर जो सप्लाई है वही लो वोल्टेज आ रही हो, और उसके बाद जो स्टेबलाइज़र आपने लगा रखा है वो उसको करेक्ट करके नहीं दे पा रहा, यानी कि फॉल्टी स्टेबलाइज़र है, तो ये प्रॉब्लम आएगी। उसके बाद कैपेसिटर कोई वीक है जिसकी वजह से वोल्टेज कम मिल रही है मोटर्स को या फिर आपके कंप्रेसर को, तो भी ये प्रॉब्लम आएगी। उसके बाद कनेक्शंस अगर लूज़ हैं, सपोज 3 पिन सॉकेट कोई लगा हुआ है या फिर स्टेबलाइज़र में तारें कसी हुई हैं वो लूज़ वगैरह हैं, तो जब तारें लूज़ होती हैं तो वहाँ पर जो लॉस होता है इलेक्ट्रिसिटी का, जिसकी वजह से वोल्टेज ड्रॉप हो जाता है, ये चीज़ें हैं। या फिर आपका जो टर्मिनल है, जो बेसिकली कैपेसिटर के ऊपर टर्मिनल होते हैं, कंप्रेसर के ऊपर टर्मिनल्स होते हैं जिसके ऊपर हम तारे लगाते हैं, वो जल गए हैं, टूट गए हैं, ढीले हो गए हैं, तो उन सभी स्थिति में आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी है वो ड्रॉप होती है, यानी कि उसका लॉस होता है, जिसकी वजह से वोल्टेज ड्रॉप हो जाती है। तो लो वोल्टेज इज़ द बिगेस्ट रीज़न ऑफ लो कूलिंग। तो ये सारी चीज़ें चेक करना बहुत ज़रूरी है। अब होता क्या है कि स्टेबलाइज़र को तो हम उसके इनपुट और आउटपुट से चेक कर लेंगे, अगर वो आउटपुट स्टेबल दे रहा है तो ठीक है भाई, वो ठीक है, लेकिन लो वोल्टेज पे कई बार स्टेबलाइज़र पूरी वोल्टेज नहीं दे पाते हैं तो प्रॉब्लम आ जाती है। और कैपेसिटर मैं आपको बता ही चुका हूँ कि 3 तरह के कैपेसिटर होते हैं, उनकी आपको चेक करनी है आउटपुट कितनी आ रही है। उसके बाद जो MCBs होते हैं, जो MCB लगाई है कोई आपने या स्टेबलाइज़र के अंदर कनेक्शन किए होंगे, वो सारी जो कनेक्शंस हैं उनको प्रॉपर्ली टाइट करना बहुत ज़रूरी है। अगर वो ढीले हैं तो कोई शॉर्ट सर्किट भी हो सकता है और वोल्टेज ड्रॉप तो होता ही है उनसे। उसके बाद जो कनेक्शंस होते हैं बेसिकली कंप्रेसर है उसके ऊपर लगा हुआ है, क्योंकि जो कंप्रेसर के अंदर जो करंट आता है ना वो बहुत ज़्यादा हैवी वोल्टेज आती है उसके अंदर, हैवी मतलब मोटर होती है उसको चलाने के लिए, तो वो अगर लूज़ रहेगा सपोज़, तो वहाँ पर वो तार गर्म हो जाएगी, वो जो टर्मिनल है वो गर्म हो जाएगा, और गर्म होने से क्या होता है कई बार जल भी जाता है। तो वो प्रॉपर टाइट होना चाहिए, लूज़ बिल्कुल नहीं होना चाहिए, जला हुआ नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर वो जला हुआ है, लूज़ है, तो वो फिर वोल्टेज कम देगा कंप्रेसर को, और जब वो कम वोल्टेज देगा कंप्रेसर को तो ऑब्वियसली बात है जो कंप्रेसर है वो फिर ओवरहीट होकर बंद होते रहेगा बार बार। तो ऐसी स्थिति में ये सारे जो पॉइंट्स हैं, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके एसी में चलाने के बाद कुछ देर बाद कूलिंग कम हो जा रही है, तो ये सारे 7 के 7 पॉइंट्स रीजंस होते हैं इन सब चीज़ों के लिए। आपको इन सारी चीज़ों को चेक करना या करवाना चाहिए जब तक कि प्रॉब्लम सॉल्व ना हो जाए। सिर्फ और सिर्फ ये बोल देना या ये मान लेना कि हाँ हमारे एसी में गैस कम है और भर दो जी, ये मतलब तर्क संगत नहीं है ये। और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको हमें चेक करना चाहिए या करवाना चाहिए। दोस्तों इस वीडियो के अंदर ऑलमोस्ट मैंने सारे ही पॉइंट कवर कर लिए हैं, अगर कोई रह गया हो तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा। और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ये गैस चार्जिंग के चक्कर में फंस जाते हैं और बहुत सारे पैसे उनके ख़राब हो जाते हैं, जबकि गैस चार्जिंग भी एक रीज़न होता है लो गैस का भी या लो प्रेशर का भी, लेकिन हर बार नहीं होता है। तो ये एक अवेयरनेस के तौर पर आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें और लाइक ज़रूर करें अगर आपको ये
जो टॉपिक है पसंद आया हो, और चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो। दोस्तों इस वीडियो के अंदर इतना ही। मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, YouTube पे जाएं, HVACAMJAD अमजद मिला के लिखें और सर्च करें, और यहाँ से आप सब्सक्राइब करें। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक, शेयर, और कोई सवाल है तो आप कमेंट्स कर सकते हैं।